कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। ठीक, ओके। चलिए, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेशन, पिछले लेक्चर का 5 क्वेश्चन, जिसमें पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल फॉर्मेशन ऑफ सन अकर्स एट, बाइबल के अनुसार सूर्य कब बना? अब मैं बोला था आपको सूर्य, चंद्र और तारे ये चौथे दिन पे बने थे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी थ्योरी हु इज डेवलप फर्स्ट, क्रिश्चियनिटी थ्योरी के अनुसार पहले मेल बना था और मेल का नाम क्या था? एडम बोलो या आदम बोलो, ये। और इस एडम के 12वें नंबर के पसली से फीमेल बनी थी ईव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो क्रिक एंड ऑर्गेल ने, ठीक है, क्रिक एंड ऑर्गेल ने। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच कॉम्बिनेशन सपोर्ट टू डायरेक्ट पेनिस्पर्मिया थ्योरी, इसमें से कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जो सपोर्ट करता है डायरेक्टेड पेनिस्पर्मिया थ्योरी को? इनमें जो एविडेंस था वो क्या था बोल रहे हैं, तो जेनेटिक कोड एंड मोलिब्डेनम, ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉस्मोजोइक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कॉस्मोजोइक थ्योरी को हरमन रिचर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था और उसको सपोर्ट किया था आर्रेनियस ने, ठीक है। तो ये रहे उन 5 सवालों के उत्तर जो पिछले लेक्चर के लास्ट स्लाइड में दिखाया गया था। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अगला थ्योरी हमारा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के एंशिएंट एंड मेडिएवल बिलीफ्स में हमने 4 थ्योरी पढ़ लिया था, आज 5वें थ्योरी की बात करेंगे। 5वां थ्योरी का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस थ्योरी या ऑटोजेनेसिस थ्योरी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस थ्योरी को शुरू करें उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम के बारे में बता दूं कि व्हेन डिड द इंग्लिश कैलेंडर बिगिन, कि अंग्रेजी में जो कैलेंडर चलता है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो ये 2025 चल रहा है, उसके पहले 2024 था, फिर 2023 था, ऐसे धीरे धीरे पीछे जाओगे तो सन की शुरुआत कहां से हुई? ठीक है, मैं बोला सन की शुरुआत कहां से हुई, कोई बता पाएंगे कि सन की शुरुआत कहां से हुई? बता पाएंगे कोई? चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है जो 2025-26 हम बात कर रहे हैं, यही ये यहां से देखिए, ये वाला लाइन दिख रहा है ना, यहां से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। और ये क्या है? ये जीसस का जन्म है। क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में जीसस जब पैदा हुए, उनके पैदाइशी वाले सन को हमने एक माना, ठीक है। तो ये बर्थ ऑफ जीसस, ठीक, यहां से एक माना। तो इसके बाद जो भी हुआ, एक के बाद 2 3 4 5 करके 100 200 300 ऐसे बढ़ते गया होगा, फिर 1000 1200 1500 सन धीरे धीरे बढ़ते हो गया, और आज चल रहा है 2025। तो ये जो क्राइस्ट थे, इनका जो जन्म हुआ, इन क्राइस्ट के पहले जो था उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं हम लोग। क्राइस्ट के पहले क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, शॉर्टकट में बीसी, या उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। क्यों कहते हैं? देखिए, क्योंकि जब जीसस का जन्म हुआ उसके बाद एनो डोमिनी कहा गया, उसके बाद के समय को एडी। एनो डोमिनी का मतलब होता है प्रभु यीशु का समय, उस गॉड जीसस का समय, ये एनो डोमिनी कहा जाता है उसको, और उसी को कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। तो जीसस के समय को यदि एनो डोमिनी बोल रहे हैं, तो उसके समय के पहले को बिफोर क्राइस्ट
क्राइस्ट मतलब जीसस, उनके पहले का समय। अगर मैं उनके जन्म के समय के कहानी को कॉमन एरा से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो उसके पहले बिफोर कॉमन एरा, उसके पहले वाला हिस्सा था ये। ठीक, तो उसको कैसे नापा गया, देखिए कि अगर मैं इसको 1 मानता हूं, अगर मैं यहां पर 1 मानता हूं, तो उसके पहले सब माइनस में चलेगा, इधर -1 -2 -3 ऐसे -4 -5 कर देगा, तो देखिए -500 -1000 -1500 -2000, ये माइनस में चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि किसी वैज्ञानिक का जन्म जीसस के 500 साल पहले हुआ है, क्योंकि जीसस का जन्म यहां पे हुआ है, मैं बोलूं किसी भी वैज्ञानिक का जन्म यदि मैं बोलूं जीसस के 500 साल पहले जन्म हुआ, तो मतलब यहां पर हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, उस साइंटिस्ट का नाम लिखूंगा मैं 500 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 500 साल पहले उस पर्टिकुलर वैज्ञानिक का जन्म हुआ है। अगर मैं बोलूं एक वैज्ञानिक जीसस के 1500 साल पहले जन्म हुआ है, तो क्या बोलूंगा मैं इसको 1500 बीसी, मतलब क्या हो गया कि जीसस के पैदा होने के लगभग 1500 साल पहले इस वैज्ञानिक का समय था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहां पर यहां से काउंट होगा ना, ऐसे करके काउंट होगा, और इधर से ऐसे करके काउंट होगा। समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वैज्ञानिक जो 1500 साल में पैदा हुए, वो मरे कब, उनकी डेथ कब हुई, तो मैं बोला चलिए 100 साल जिए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो क्या बोलूंगा मैं उसको 1500 में पैदा हुए और इधर इधर आते आते 1400 में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इधर चल रहे हैं ना, अब यहाँ पैदा हुए थे, इधर इधर ऐसे आ रहे हैं ना, समय ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मरे कब बोलने पर वो 1400 बीसी में, मतलब जीवन कितना साल का रहा, 100 साल का। समझ रहे ना, 1500 बीसी में पैदा हुए, और जब धीरे धीरे यहाँ पैदा हुए थे, धीरे धीरे जीवन चल रहा है, जब मरे तो इधर का छोटा वाला डाटा आएगा। तो बिफोर वाले जितने भी होंगे, बिफोर क्राइस्ट वाले, उन सब का डाटा जो आएगा ना, वो डाटा पैदा वाला डाटा ज्यादा दिखेगा और मरने वाला डाटा कम दिखेगा। जैसे हमारे साथ उल्टा होगा, मैं बोला यहाँ पर कोई मान लीजिए सन 2000 में पैदा हुआ है, तो बर्थ में क्या लिखूंगा, बर्थ 2000, लेकिन डेथ मैं बोला कि 25 साल जिए तो 2025, तो 2000 में पैदा हुए, 2025 में मर गए। लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा तो यहाँ पर बर्थ कैसा होगा, मान लीजिए बर्थ उसके 1500 सन में हुआ, बिफोर है ना, बीसी 1500 में हुआ, लेकिन डेथ कब हुआ, मान लीजिए वो 25 साल जिए, तो कितना हो जाएगा 1475, ये ऐसे जाएगा, उल्टा जाएगा ना इधर, समझ में आएगा ना, ये बीसी है। हाँ या ना बताएं जल्दी, धीरे धीरे करके उल्टा मामला चलते रहेगा, ये 1 तक आएगा, इसके बाद फिर 1 2 3 4 प्लस में जाएगा, अब आगे समझ में आया? हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, आगे देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलूं या एबायोजेनेसिस बोलूं या फिर ऑटोजेनेसिस बोलूं, तो यहां पर मैं एक चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, एबायोजेनेसिस इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि अगला मैं आपको बता पाऊं। ठीक है ना, तो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होता है, अपने आप कि ऑर्गेनिज्म अपने आप बन गए हैं, किसी नॉन लिविंग से लिविंग बन गया है। या एबायोजेनेसिस मतलब भी होता है निर्जीव से जीव का बनना, या ऑटोजेनेसिस मतलब अपने आप बन जाना। तो स्पॉन्टेनियस और ऑटोजेनेसिस का मतलब होता है स्वयं से, अपने आप किसी निर्जीव से सजीव का बनना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस थ्योरी या ऑटोजेनेसिस थ्योरी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या देखिए, अंटिल 17th सेंचुरी, 1700 शताब्दी तक, बीसी नहीं लिखा है भाई, याद रखना, और इधर की जो सन रहती है उसको एडी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इधर सब कॉमन है।
अगर इसके पहले कुछ हुआ तो उसको बी सी लिखते हैं या बी सी ई लिखते हैं, है ना। इधर में खासकर लिखते नहीं है, हालांकि लिखना चाहिए लेकिन लिखते नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 1700 सेंचुरी तक बोल रहा है। देखिए ये 500 600 ऐसे करके चले जाओ आप, और ये 1000 हो गया, ये 1500 हो गया, अब यहाँ पर 1600 हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए 1700 है। ये रुकिए, मैं सीधा 1700 को ही लिख दे रहा हूं ना। ये 1700 सन था। ये देखिए ये, तो इस 1700 सन तक क्या माना जाता था? देखिए, पीपल बिलीव्ड इन एबायोजेनेसिस थ्योरी। तो 17वीं शताब्दी तक लोग कौन सी थ्योरी को मानते थे? एबायोजेनेसिस थ्योरी को मानते थे। और इस थ्योरी में बोला क्या गया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। देखिए भाई, हमारे पास ये नॉन लिविंग है, इस नॉन लिविंग से अपने आप स्वतः ही किसी न किसी प्रकार से इस जीवन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस था, इससे स्पॉन्टेनियसली ओरिजिन हो गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि नॉन लिविंग से लिविंग बना है, वो भी अपने आप बना है। और 17वीं शताब्दी तक लोग इसी थ्योरी को मानते थे। समझ में आया? तो उसमें कौन कौन खासकर जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु के नाम से जानते हो आप, इनके अनुसार ये अरिस्टोटल एक ऐसे व्यक्ति थे, आप ये समझ लीजिए जूलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना, प्राणी शास्त्र के पिताजी हैं, समझ लीजिए आप। ऐसे कितने सारे सब्जेक्ट में इन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत सारे सब्जेक्ट के फादर कहलाए, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट, अब राजनीति विज्ञान में जाओ, अलग अलग सब्जेक्ट में जाओ, सब में अपनी योगदान दिए हैं। हाँ, तो इनकी जीवन और मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। ये जो दिया गया 384 इनका बर्थ है और 322 इनकी डेथ है। ठीक, अब यहां पर थोड़ा देख लीजिए। अब फिर बीसी लिखा है ना, बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब देखिए, अब जैसे 500 ये हो गया, मैं बोला यहां तो 384 बीसी, और अगला क्या था? 322, यहां पर मान लीजिए 322 था। ठीक, बीसी मतलब ये यहां पर पैदा हुए और आके यहां पर इनकी डेथ हुई। अब धीरे धीरे से उल्टा चल रहा है ना, यहां तक आएगा फिर। तो ये तो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर शुरू होने के पहले की बात कर रहे हैं ना हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो 384 में वो पैदा हुए और 322 बीसी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए। ये तो इनका क्या कहना है कि जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, आज जो लिविंग यहां पर हैं, लिविंग क्रिएचर हैं, वो किससे बने हैं बोलने पर? वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं। जैसे ये इंसेक्ट है, मान लीजिए ये इंसेक्ट इंसेक्ट लाइक किसी ऑर्गेनिज्म से बना होगा, इंसेक्ट जैसे ऑर्गेनिज्म से इंसेक्ट बना होगा, मतलब उसी के जैसे से ही बनते हैं। ठीक, लेकिन कि स्पॉन्टेनियसली भी अपने आप ये बन सकता है, ये अपने आप भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए ये मान लीजिए यहां पर कोई नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, ये नॉन लिविंग है, इसमें मैन्योर कोई खाद है, समझिए मिट्टी है, या स्लाई में कोई कीचड़ है, नमी है, गीला है, उससे स्पॉन्टेनियसली जब सही इन्वायरमेंटल कंडीशन आया होगा तो इस खाद या मिट्टी से, जो नॉन लिविंग है, उससे कोई एक प्रकार का एनिमल बना होगा, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होगा, और ये अपने जैसे को फिर आगे जाके बनाया होगा, है ना। ये इवॉल्व किया, अपने जैसों को बनाया आगे जाके। तो इनका कहना है कि जो भी लिविंग क्रिएचर आज दुनिया में देख रहे हो सब तरफ, वो किसी अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं,
और वो जो ऑर्गेनिज्म शुरू में बने थे वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से बने हुए हैं। तो मैं अगर एक लाइन में बोलूं, इनका कहना था कि नॉन लिविंग से ही लिविंग बनता है, और ये जो लिविंग बनता है ये अपने जैसे कई सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक, ये हो गया। देख लीजिए, लिविंग क्रिएचर आर बोर्न फ्रॉम लाइक स्पीसीज, उसी के जैसे से बनते हैं, बट दे आल्सो अराइज स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप स्वतः ही एबायोजेनेसिस द्वारा बनते हैं, नॉन लिविंग से बनते हैं, ये लिविंग है। ठीक, दस कॉमन वार्म, बी लार्वा, सामान्य जो कृमि होते हैं, मधुमक्खी वगैरह के जो लार्वा होते हैं, वेस्प होते हैं, ततैया बोलते हो, टिक्स होते हैं, ग्लो वॉर्म होते हैं, एंड वेरियस अदर इंसेक्ट आर बोर्न फ्रॉम ड्यू। ये सब कहाँ से बने भाई? एक नमी वाले, एक कीचड़ से, एक कुछ खाद से, या कुछ सूखे लकड़ी से, स्वेट मतलब पसीने से, और मीट यानी कि मटन से। इन सब से जो नमी है, हल्का सा नमी है, वहां से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि पहले नॉन लिविंग था उससे लिविंग बन गया। ये अरिस्टोटल, अरस्तु साहब का कहना है। और ये क्या कहते हैं देखिए, तो कुछ उदाहरण भी पेश करते हैं। और ये कहते हैं कि आप देखिए, जो समुद्र का कीचड़ होता है, कचड़ा होता है, सी मड, उससे समुद्र में किसका ओरिजिन हुआ है? ओरिजिन ईल, ईल नाम का जो मछली है ना, वो इसी सी मड से बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये अरस्तु साहब कह रहे हैं। अगला, जो कोगुलेटेड स्लाइम, जो तालाब वालाब में जो मिट्टी एकदम लास्ट में एकदम क्या बोलना चाहिए, दलदल जैसा हो जाता है, उस कोगुलेटेड स्लाइम की बात कर रहा हूं मैं। कोगुलेटेड स्लाइम से किसकी ओरिजिन होती है? देख लीजिए आप, इधर फ्रॉग, इधर सेलामेंडर। ठीक है ना, ये बनते हैं। और चीज से, चीज यानी कि पनीर, पनीर से बटरफ्लाई का ओरिजिन हुआ है, ऐसा अरस्तु साहब का कहना है। ठीक, तो देख लीजिए, eel develop from sea mud, frog and salamander from coagulated slime and butterfly from cheese। इन सब से इनका ओरिजिन हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरस्तु साहब कह रहे हैं, यानी कि सब नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण हुआ है। ये एक साइड में नॉन लिविंग है और एक साइड में लिविंग है। ठीक है ना, इधर मैं लिख दे रहा हूं, चलिए। नॉन लिविंग से लिविंग बना हुआ है। ये चलिए, हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, एपिक्यूरस। ये 341 से 271 तक इनकी जीवन यात्रा रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये देखिए बगल में साइंटिस्ट का फोटो भी दे दिया हूँ, डायग्राम डाल दिया हूँ, देखिए तो यहाँ पर अरिस्टोटल साहब, अरस्तु साहब है, और यहाँ इनका मैं कितना बोला देखिए, 341 से 271। 341 इसी बीच में कहीं पर आ रहा होगा, से 271 इसी बीच में कहीं पर पड़ता होगा, यहाँ पर 271। तो ये भी ऐसे चल रहा है, इनका जैसे ऐसे चल रहा था उनका ऐसे चल रहा है। ठीक, इनका भी क्या कहना है कि worms and numerous other animal were generated from the soil या मैन्योर, मिट्टी या खाद से, बोल रहे हैं ना। ये क्या है भाई हमारे पास? ये भी नॉन लिविंग है, ये सोयल, या मैन्योर को जब सही मात्रा में हम एयर इसको मिल जाती है, क्या मिल जाती है जी? एयर, एयर सही सही मिल जाती है, वाटर सही सही मिल जाती है, नमी हो जाता है, और सन लाइट रेडिएशन, जब रेडिएशन सही से मिल जाती है तो उससे कुछ वार्म लाइक एंड उससे अदर एनिमल भी बन जाते हैं, और ये लिविंग होते हैं। देख लीजिए, लिविंग, वार्म लाइक
अदर एनिमल। देख लीजिए, worms and numerous other animal were generated from the soil या मैन्योर, मिट्टी या खाद से, कीड़े जैसी संरचनाएं और भी ढेर सारे प्रकार की एनिमल बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, वार्मथ ऑफ द सन एंड एयर। ठीक है, सूर्य प्रकाश की गर्मी से, नमी से और एयर से। आप लोग देखे होंगे, आप अपने घरों में बनाते होंगे, बाड़ी में गड्ढा बना देते हैं, घर के सारे कचरे उसी में डाल देते हैं। जब डाल देते हैं कुछ दिन बाद जब वो सड़ता है, सड़ने के बाद जब वहां से खाद निकालते हैं तो छोटे छोटे कीड़े वहां से निकलते हैं। तो इनका यही बोलना है कि जब वहां पर नमी पड़ी थी, हवा मिला था, सनलाइट पड़ा था, सड़ गया था, वहां से कीड़े बने थे। तो उस नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल बनाया गया, नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया गया। ये एपिक्यूरस साहब का कहना है। तो ये जो अरिस्टोटल साहब और एपिक्यूरस साहब कह रहे हैं, इनकी बातों को और सपोर्ट देने के लिए, यानी कि इस एबायोजेनेसिस थ्योरी को, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग के बनने की प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं। पहले हैं थेल्स, दूसरा एनेक्सिमेंडर, तीसरा न्यूटन, चौथा डिस्क्रेट, और एक जबरदस्त तरीके से जो एक्सपेरिमेंटली अपना प्रूफ करने का प्रयास करते हैं वो हैं वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट 1577 से 1644 तक। अब 1577 से 1644 ध्यान दीजिएगा, 1577 से 1644। आप यहां समझ लीजिए, यहां पर 1577 यहाँ कहीं पे होगा से 1644। अगर ये 1700 है तो उसके पहले 1644, ये इसी कहीं पर होगा। ये मतलब 1700 सन के पहले तक, क्योंकि 1700 सन के पहले तक लगभग लोग क्या मानते थे कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव से सजीव में हुई है। ठीक है, देखिए वही 1577 से 1644 तक की घटना की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस समय वॉन हेलमोंट नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखिए, तो एक क्लोज डार्क रूम था, क्लोज्ड डार्क रूम। उसमें उन्होंने पसीने से भीगी हुई शर्ट, स्वीटी शर्ट को रख दिया, पसीने से लथपथ एक शर्ट को रख दिया, और साथ में व्हीट ब्रेन भी रख दिया। व्हीट ब्रेन का मतलब क्या होता है जानते हो कि नहीं? इसका मतलब होता है गेहूं का जो भूसा होता है उसको रख दिया, दोनों को मिक्स करके एक कमरे में, एक पात्र में रख दिया, बंद कमरे में, डार्क रूम में। और वो जब 21 दिन बाद जाके चेक करते हैं, आफ्टर 21 डेज, आफ्टर 21 डेज, ठीक, देखते हैं कि वहां पर ये स्वेट शर्ट और गेहूं का जो भूसा था वो दोनों गायब है, और उनके मिलने से, मिक्स होने से इधर माइस बन गया है, माइस भी बन गया है, और एक दूसरा बर्ड बन गया है, बार्निकल गुज बर्ड बन गया है, बार्निकल गुज बर्ड ये बन गया है। तो देख लीजिए, पसीने से भीगी हुई शर्ट को जब गेहूं के भूसे के साथ मिक्स करके बंद कमरे में रख दिया, 21 दिन बाद जाके देखा तो वहां पे एक चूहा और एक गुज बर्ड था। तो उन्होंने बोला कि मैं जो रखा हूं वो सब तो नॉन लिविंग था, ये सब तो नॉन लिविंग मटेरियल था। लेकिन यहां पर बन गया क्या? लिविंग। इसका मतलब किससे किसका निर्माण हुआ है? नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण हुआ है, निर्जीव से सजीव का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ वो हम नहीं जानते, उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, इसका मतलब निर्जीव से सजीव बना, तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया इसने, ए बायो
जेनेसिस तरीके से यहां पर ये बना, नॉन लिविंग से लिविंग बनता है इसमें। ठीक है, कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए। तो 1700 सन के पहले की घटना है। 1577 से 1644 के बीच में वन हेलमोंट डिस्क्राइब दैट माइस अराइज फ्रॉम व्हीट ब्रेन एंड ए स्वेटी शर्ट केप्ट इन ए पॉट फॉर 21 डेज इन डार्क। अंधेरे में जब उन्होंने पसीने से भीगे हुए शर्ट को और गेहूं के क्या बोलना चाहिए, उसके भूसे को साथ में मिक्स करके रख दिया, तो 21 दिन बाद जाके जब स्टडी किया, सिमिलरली ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स बार्निकल गुज वाज प्रोड्यूस्ड। स्टडी किया तो माइस और गुज बर्ड देखने को मिले। ये ठीक, ये थ्योरी क्या साबित कर रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग बना हुआ है। प्रोसेस क्या कहलाएगा, ए बायोजेनेसिस। चलिए, अगला हमारे पास है बायोजेनेसिस। ये जस्ट उसके अपोजिट है। ये क्या कहते हैं कि किसी लिविंग से लिविंग बना है भाई, लिविंग से लिविंग बना है, जीवित से जीवित बना है, किसी जीव से ही नया जीव बना है। तो ये कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहता था, नॉन लिविंग से लिविंग बनने की बात कहता था। लेकिन बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहता है कि लिविंग से लिविंग बना है। इसका मतलब ये बायोजेनेसिस थ्योरी वाले किसको नकार रहे हैं, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि निर्जीव से कोई जीव बन ही नहीं सकता, बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जीवन से जीवन बना है, लाइफ फ्रॉम लाइफ। इसके लिए 3 वैज्ञानिक अलग अलग समय पर आए और अपना एक्सपेरिमेंट दिया। तो पहला एक्सपेरिमेंट था रेडीज एक्सपेरिमेंट, दूसरा स्प्लांजिनियस एक्सपेरिमेंट और तीसरा पाश्चर्स एक्सपेरिमेंट। तो तीनों वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट अलग अलग था और इनका कहना एक ही था कि लिविंग यानी कि लाइफ से लाइफ बना है। ठीक, एक नई लाइफ की ओरिजिन किसी पुराने लाइफ से ही हुई है। क्लियर है, आगे बढ़ो, देख लीजिए। तो सबसे पहला रेड्डी के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। रेड्डी साहब का कहना है कि भाई हमने सबसे पहले 3 ठो अलग अलग जार लिया, एक जार को खुला छोड़ दिया, ओपन जार। तो तीनों जार के अंदर कुछ मटन के टुकड़ों को रखा, मांस के टुकड़ों को रखा, देखिए ये तीनों में है, तीनों में रखा हुआ देखिए। और एक जार को खुला छोड़ा, दूसरे जार को मसलिन क्लॉथ से, मसलिन क्लॉथ मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसमें केवल हवा आना जाना हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म घुस नहीं सकता उसके अंदर। ठीक है ना, वो इतना छेद नहीं था कि कोई कीड़े वीड़े या कोई मक्खी वक्खी कोई लार्वा वार्वा अंदर घुस जाए, इतना छेद नहीं था। इतना था कि बस हवा आसपास हो पाए, बाकी ऑर्गेनिज्म आर पार ना हो पाए। तो मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया उसको, या उसमें गेज डाल दिया, गेज कवर कर दिया। गेज मतलब एक प्रकार का कपड़ा समझ लीजिए आप, जालीदार, कवर कर दिया। और तीसरा जो जार था उसको पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। पार्चमेंट पेपर से ढक दिया मतलब अब इस पेपर को ढकने के बाद ये सील्ड हो गया पूरी तरीके से, हवा आना जाना नहीं कर सकता। इसका मतलब ये एयर टाइट है, एयर टाइट, हवा आना जाना नहीं कर सकता, सील्ड है ये। ठीक है ना, ये सील्ड हो गया। जबकि मसलिन क्लॉथ में एयर ट्रांसफर हो सकता है, एयर एक्सचेंज हो सकता है। ठीक, और ये एयर टाइट है, और ये तो एक तो ओपन ही है पूरा। तीनों में मटन के टुकड़े रख दिए, देखते रहना, तीनों में मटन के टुकड़े रखे। सबसे पहला काम किया कि तीनों एक्सपेरिमेंट जो साथ में चल रहे हैं ना, तीनों को अलग अलग बर्नर में गर्म किया, बहुत बॉयल किया इसको। गर्म करने पर क्या होगा, देखिए गर्म करने भाई, देखो ये
गर्म करने पर क्या होगा, अंदर बहुत टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उबलेगा पूरा, ये बॉइल्ड होगा। जब बॉइल्ड होगा, इतना गर्म किया कि समझ लीजिए कि यदि पहले से कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर में है, पहले से कोई मौजूद है, तो वो इस गर्मी की वजह से मारा जाए, मर जाए। तो वो नहीं चाहते थे कि अंदर से कोई स्पोर या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ग्रोथ करता हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इतना गर्म कर दिया कि अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाए। मतलब पूरी तरीके से अंदर के मीडियम को स्टरलाइज्ड करना चाहते थे वो, ठीक है ना, बिकॉज दे वांट टू स्टरलाइज नो लिविंग एंटाइटीज। वहां पर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई जीवित जीव कोई ना बचे, इसलिए पूरा गर्म कर दिया उसको। गर्म करने के बाद पहले बॉयल किया, तीनों को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब तीनों ठंडा हुआ, फिर कुछ दिन बाद, आफ्टर फ्यू डेज, जाके उसको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, ठीक है ना। तो स्टडीड आफ्टर फ्यू डेज, तीनों जार को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि ओपन जार में जो मटन के टुकड़े बॉयल हो चुके थे, जो खुला जार था, उसमें देख रहे हैं कि कुछ मक्खियां भिनभिना रही हैं, हाउस फ्लाई, और कुछ लार्वा वहां पर दिख रहे हैं, मैगट लार्वा। लार्वा क्या बोलते हो, मैगट लार्वा। जो घर में जो मक्खी पाई जाती है, हाउस फ्लाई, वो, उसको आप, उसके लार्वा को मैगट लार्वा कहते हो, ठीक है। तो ये देखने को मिला उनको, ठीक, ओपन जार में। तो ओपन जार में हाउस फ्लाई भी देखने को मिला और उनके कुछ लार्वा भी वहां पर देखने को मिले। जबकि जो मसलिन क्लॉथ से ढके थे, जिसमें हवा आसपास हो सकता था, वहां पर अंदर में कोई नहीं था, अंदर में कोई नहीं था, बल्कि वही हाउस फ्लाई और मैगट लार्वा उस पार्चमेंट पेपर के ऊपरी सरफेस पर ग्रो कर रहे थे। तीसरे चीज में देखिए कि तीसरे जार में नो एनी फ्लाई, इधर लिख दे रहा मेरे को, तीसरे जार में नो एनी फ्लाई एंड नो एनी लार्वा, कोई फ्लाई कोई लार्वा कुछ नहीं दिखा है तीसरे नंबर के जार पर, ठीक। तो उनका दिमाग सीधा क्लिक हुआ कि यदि पहले जार को मैं देखता हूं तो वहां पर मैगोट लार्वा और हाउस फ्लाई दिखते हैं। एक मिनट को मैं सेव कर रहा हूं इसको ना। अब देखिए, उनका दिमाग सीधा इस बात पर क्लिक होता है कि जब मैं पहले जार को देखता हूं जो ओपन था, उसके अंदर जो मटन के टुकड़े बॉइल्ड हुए थे, वहां पर मक्खी और उसके लार्वा पनप रहे हैं। तो अगर ये मक्खी और उसके लार्वा इस मटन से बने होते, इस नॉन लिविंग से बने होते, क्योंकि मटन तो नॉन लिविंग था ना, पीस ऑफ मीट कैसा था, नॉन लिविंग था। तो अगर इस नॉन लिविंग मांस के टुकड़े से मक्खी और उसके लार्वा बने होते, तो वही चीजें इसके अंदर भी बने होते, यहां भी बने होते। लेकिन देख रहे हैं कि इनसाइड में बाकी दोनों जार में कोई लार्वा, कोई फ्लाई नहीं है। इनसाइड द जार नो फ्लाई, नो लार्वा। इन दोनों में अंदर में ना तो कोई फ्लाई था और ना ही कोई लार्वा था। तो अगर इस निर्जीव मटन के टुकड़े से यदि हाउस फ्लाई और मैगट लार्वा बने होते, तो यहां भी बनता और यहां भी बनता। इसका मतलब जीवन की उत्पत्ति इस निर्जीव मटन के टुकड़े से नहीं हुआ है, कहीं और से हुआ है। तो कहां से हुआ है, उस बात को पता लगाना चाहे उन्होंने। तो कैसे पता लगे, देखिए, उन्होंने बोला
कि इन्वायरमेंट में जो मक्खियां उड़ रही हैं, जो मक्खियां उड़ रही हैं, जैसे ही इसको पहले वाले जार को गर्म किया, ठंडा किया, तो वहां पर मॉइस्चर और फूड अवेलेबल हो गया इन कीड़ों के लिए, खाना पीना बन गया, पूरा पार्टी हो गया उनके लिए। तो ये मक्खियां यहाँ उड़ते उड़ते आए, उड़ते उड़ते आए और इनको खाए। किसको खाए? मटन के जो मटेरियल निकला था उसको खाए, और वहीं पर अंडा दिए, और वहीं पर पनपने लगे वो लोग, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका मतलब जीवन यहाँ जो बना है मटन के टुकड़े से नहीं बना है, बल्कि बाहर से एक मक्खी उड़ के आया था, वहीं पर गया था, वहीं जाके खाना पीना किया, वहीं अंडा दिया, तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ये इनका कहना है। ठीक, अगले जार को देखिए। तो यहां पर ऊपर में क्यों बने? क्योंकि भाई ऊपर में इसलिए बने यहां पर, क्योंकि जो मटन के टुकड़े को गर्म किया गया था, जो नमी, जो भाप या स्टीम उसका निकला था, वो हवा के रूप में इस मसलिन क्लॉथ को या इस गेज को भिगा दिया था, गीला कर दिया था, और इसके मटन के कुछ पार्टिकल वहां पर चिपके हुए थे जो खुशबू मार रहे थे, उसकी सुगंध आ रही थी। तो मक्खियां वहां तक उड़ के आई थी और उस खुशबू को लेकर के वहीं पर कुछ दिन रुकी, वहां पर जो भी न्यूट्रिशन मिला उसको की और अंडे दी, और अंडे देकर के आज उनकी संख्या वहां पर बढ़ रही धीरे धीरे। और वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वो जालीदार कपड़ा था, मतलब छोटे छोटे छेद था उसमें, वो अंदर नहीं जा पाते थे, इसलिए बाहर में रुक गए। और तीसरे में देखिए, तो तीसरे में क्योंकि बाहर में ऐसे पार्चमेंट पेपर से हमने कवर कर दिया था कि वो पूरी तरीके से सील्ड था, पैक्ड था, एयर टाइट था, हवा आसपास नहीं हो सकता था। तो कितना भी गर्म कर लो, अंदर की जो उबाल है, जो भाप है, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा। जब बाहर जा ही नहीं पाएगा तो ये खुशबू मक्खियों तक पहुंचेगी ही नहीं, और मक्खियां वहां तक आएंगी ही नहीं। इसका मतलब मक्खियां वहां तक पहुंची जहां तक उनको खुशबू पहुंची थी। तो पहले जार में पूरा मटन तक पहुंच गई, दूसरे जार में जालीदार कपड़े तक पहुंच गई, और तीसरे जार में खुशबू आई नहीं थी, इसलिए वहां पहुंची ही नहीं। इसका मतलब जीवन जो है इस मटन के, निर्जीव मटन के टुकड़े से नहीं बना है, बाहर किसी जीव से बना है। और वो जीव कौन है? यहाँ पर फ्लाई मान लीजिए, या हाउस फ्लाई है ये, यहां से बना है। तो हाउस फ्लाई ने आके मटन का यहाँ पर मजा लिया, अंडे दिए, उस अंडे से फिर बच्चे पैदा हुए, तो जीवित से जीवित हुआ ना यहाँ पर। तो इस बात का सबूत है कि अगर निर्जीव से जीवित बना होता, निर्जीव से कोई जीव बना होता, अगर इस मटन के टुकड़े से कोई जीव बना होता, तो बाकी जार बी और जार सी में भी, सेकेंड और थर्ड जार में भी अंदर जीव पनप रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब जीवन जो है मटन के टुकड़े यानी कि निर्जीव से नहीं बना है, बल्कि सजीव से बना है। तो सजीव कहाँ पे था? इन्वायरमेंट में कोई मक्खी उड़ रहा था, वो मटन की लालच में वो अपनी सुगंध को पहचान करके वहां तक पहुंचा और वहां पर भोजन किया, अंडे दिए। दूसरे जार में केवल कपड़े तक पहुंच पाया, जालीदार कपड़े को पार नहीं कर पाया, तो वहीं पर भोजन किया और अंडे दिए। और तीसरे में तो खुशबू आ ही नहीं था, तो वहां पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब जीवन जो है जीवन से ही बना हुआ है। इसका मतलब निर्जीव से जीव बनने की क्रिया को ये नकारते हैं कि निर्जीव से जीव नहीं बना है, बल्कि जीव से जीव बना है, ये कहना चाहते हैं। देख लीजिए, तो रेड्डी साहब का क्या कहना है? रेड्डीज एक्सपेरिमेंट ये कौन थे? देखिए, तो इटालियन फिजिशियन, इटली के थे, एक फिजिसिस्ट थे, फ्रांसिस्को रेड्डी, 1621 से 1697, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए बायोजेनेसिस कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब ए बायोजेनेसिस थ्योरी सही नहीं है बोल रही है कि निर्जीव से जीव कभी नहीं बनता है बोल रहे हैं, जीव से जीव बनता है बोल रहे हैं। ठीक, और कैसे बोल रहे हैं देखिए, ही कुक्ड फ्यू मीट पीसेस एंड प्लेस्ड देम इन 3 जार। उन्होंने कुछ मटन के टुकड़े को 3 जार में डाल के गर्म किया। जार ए वाज लेफ्ट अनकवर्ड, ये ओपन था। जार ए को कैसे छोड़ दिया उन्होंने? ओपन छोड़ दिया। जार बी वाज कवर्ड विद फाइन मसलिन क्लॉथ, या गेज बोल रहा हूं, जो जालीदार कपड़े जैसे से ढक दिया। वाइल जार सी वाज कवर्ड विद पार्चमेंट पेपर, मतलब इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? सील्ड कर दिया, हवा भी आसपास ना हो पाए। इन ए फ्यू डेज मैगॉट लार्वा अपीयर्ड इन द जार ए बट नॉट इन बी एंड सी। मैगॉट लार्वा केवल जार ए के अंदर दिखा, बी और सी के अंदर नहीं दिखा। देखो, अंदर नहीं दिख रहा, अंदर नहीं दिखा ना। अगर इन दोनों में भी अंदर दिखा होता तो मैं बोलता कि निर्जीव मटन से इन मच्छियों का निर्माण हुआ है। यहां भी दिखता, यहां भी दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
प्लेंटी ऑफ फ्लाइज मतलब कुछ मात्रा में जो मक्खियां हैं वेयर सीन sitting and laying their eggs on the muslin cloth covering the jar B, but no maggot appeared in the meat. कुछ मक्खियां कुछ लार्वा मसलिन क्लॉथ के ऊपर में दिखे लेकिन उसके अंदर नहीं दिखे। ऊपर में क्यों दिखे? क्योंकि वहां पर खुशबू पहुंची थी वहीं से, इसलिए वहां पर दिखे थे। ठीक। From this observation, Reddy concluded that the flies arise from egg laid down by the flies and that द मैगॉट कैन नॉट अपियर स्पॉन्टेनियसली। और इस ऑब्जर्वेशन को देख करके रेड्डी साहब का कहना है कि फ्लाइज अराइज फ्रॉम द एग, कि ये जो मक्खियां बने हैं, ये मक्खियां जो भिनभिना रहे हैं, ये उस अंडे से बने हैं, इस लार्वा से बने हैं। इस अंडे या लार्वा को किसने दिया? वो मक्खियां बाहर से उड़ के आई थी, वहां पर अंडे दी थी। ठीक है। फ्रॉम एग लेट डाउन बाय द फ्लाइज, कि मक्खियां पहले अंडे देंगी, अंडे से फिर मक्खियां बनेंगी। मतलब जीवित से जीव का ही निर्माण होगा, किसी जीव से जीव बनेगा। एंड दैट द मैगट कैन नॉट अपीयर स्पॉन्टेनियसली, इसका मतलब ये मैगट लार्वा अपने आप नहीं बना है, मटन के टुकड़े से नहीं बना है। अगर मटन के टुकड़े से बना होता तो जार बी के अंदर भी बना होता और जार सी के अंदर भी बना होता, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब निर्जीव से जीव नहीं बना है, बल्कि जीव से जीव का निर्माण हुआ है। समझ में आया जी? समझ में आया तो जल्दी से यस करके भेजें फटाफट। ठीक है। चलिए भाई, हम अगले एक्सपेरिमेंट तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? स्प्लांजिनियस एक्सपेरिमेंट। पहला क्या था? रेड्डी एक्सपेरिमेंट। ये वही 1700 के करीब सन में थे। देखिए तो 1697 के करीब। उसके बाद जो चल रहा है इधर फिर 1700 शुरू हो जाएगा सन, और 1700 के आसपास तक ना लिविंग से लिविंग बना है मानते थे, निर्जीव से जीव बना है। लेकिन ये रेड्डी साहब ने यहीं से शुरू किया कि नहीं, जीव से जीव बना है, इनका कहना है, और यहीं से जीव वाला चलेगा कुछ समय तक। ठीक। अगला स्प्लांजिनी एक्सपेरिमेंट, उनका नाम है अब्बी लेज़ारो स्प्लांजिनी, 1729 से 1799। ठीक है। इनका देख लीजिए करीबन 1697, मतलब लगभग 1700 मान लीजिए। 1700 में का समय दौर इनका था, और ये 1729 से 1799 मतलब लगभग 1800 मान लीजिए। 1800 के समय का दौर इनका था। 1700 पूरा होकर 1800 चल रहा था ये। ठीक है। तो देखिए, आल्सो प्रूव दैट एबायोजेनेसिस डज नॉट एग्जिस्ट। इनका भी कहना है कि एबायोजेनेसिस थ्योरी नहीं होता है भाई। एबायोजेनेसिस जैसी थ्योरी कोई नहीं होता है कि नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लिविंग से ही लिविंग बना है, ये इनका कहना है। तो एबायोजेनेसिस डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं। तो चलिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या था देखिए। ये दो सेट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेटअप वन। सेटअप वन में पहला फ्लास्क लेते हैं, ओपन फ्लास्क है, ये ओपन फ्लास्क है। दूसरा फ्लास्क लेते हैं, सील्ड फ्लास्क है। लेकिन इनको सील्ड करने से पहले दोनों फ्लास्क में उन्होंने कुछ इन्फ्यूजन लिया। इन्फ्यूजन मतलब उनमें कुछ मटेरियल को मिलाया। देख लीजिए, वेजिटेबल्स, कुछ साग भाजी थे, साग सब्जी थे, उनको, और कुछ मीट मटन के टुकड़े थे, उनको मिक्स किया। और फ्लास्क नंबर पहले ओपन फ्लास्क में, जिसको मैं ए मान लेता हूं चलिए, और फ्लास्क बी जो सील्ड है यहां, तो ए और बी दोनों फ्लास्क में उन्होंने इन्फ्यूजन को मिला दिया। इन्फ्यूजन मतलब किसी चीज का मिश्रण। तो किसका मिश्रण? यहां पर कुछ साग सब्जी का और कुछ मीट मांस का मिश्रण को यहां पर मिला दिया। मिलाने के बाद उनको कहां छोड़ दिया भाई? कहां डाल दिया? देख लीजिए, फ्लास्क के अंदर डाल दिया। और फ्लास्क बी को अच्छे से सील्ड कर दिया ताकि हवा पास ना हो पाए। मतलब ये एयर टाइट है, ये एयर टाइट, और दूसरा वाला तो ओपन है। और उनको लगभग 4 घंटे तक गर्म किया। फिर क्यों गर्म करेंगे? एक ही कारण है, गर्म इसलिए करते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म न बचा रहे।
क्योंकि वो लिविंग बच जाएगा तो लिविंग से लिविंग बनेगा, हम बोल देंगे डायरेक्ट। तो कोई संदेह ना हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, इसके लिए 4 घंटे तक हाई टेम्परेचर में गर्म किया, ताकि अंदर की सारी एंटाइटिस यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि जीवित है तो सारे के सारे मर जाएं, यानी कि अंदर पूरा स्टरलाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो 4 घंटे गर्म किया। 4 घंटे गर्म करने के बाद उसके बाद क्या किया, उसको उन्होंने तो बॉयल किया ना 4 घंटे तक। बॉयल करने के बाद 4 घंटे बाद ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अब आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद वो जाके उसकी स्टडी करते हैं, चेक करते हैं, तो दोनों फ्लास्क में क्या क्या मिलता है देखिए। जो ओपन फ्लास्क था ना, उस ओपन फ्लास्क के अंदर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं ओपन फ्लास्क में, याद रखना। रुको मैं इसको ना ऐसे कर दे रहा हूं, ये ठीक है, ढेर सारे ग्रो कर रहे हैं। जबकि क्लोज्ड सील्ड फ्लास्क के अंदर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है। देख ली, नो, कोई नहीं ग्रो कर रहा है। अगर मैं बोलता कि अंदर जो इन्फ्यूजन था, जिसको मिलाया गया था अंदर, अगर उसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना होता, तो सीधी सी बात है, वही इन्फ्यूजन तो यहां भी मिलाया गया है जार बी में, तो यहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना चाहिए ना। इसका मतलब इस इन्फ्यूजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बना है, इस इन्फ्यूजन से हमारे द्वारा डाले गए निर्जीव पदार्थ से, इन्फ्यूजन मतलब यहां पर निर्जीव था, मर गए थे ना सब, मरने के बाद पूरा गर्म कर दिया था, नॉन लिविंग थे सब, तो ये नॉन लिविंग था ना, यहां पर नॉन लिविंग था। ठीक, तो इस नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण अगर हुआ होता, तो जार ए में तो हो ही रहा है, जार बी में भी हुआ होता ना, नॉन लिविंग से लिविंग बना होता। इसका मतलब जार बी में नहीं बना, इसका मतलब ये सीधा सीधा हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना है, बल्कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो लिविंग को बनाया है। तो कहां से आया वो? तो उनका कहना है कि इन्वायरमेंट में ढेर सारे स्पोर्स घूमते रहते हैं, इन्वायरमेंट में ढेर सारे स्पोर्स सब तरफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यत्र तत्र सर्वत्र बोलते हैं ना, यहां वहां जहां तहां नहीं पता कहां कहां, सब जगह कौन है, स्पोर्स हैं, है ना, सब जगह उड़ रहे हैं भाई, हवा में, पानी में, मिट्टी में, सब जगह हैं। तो जो इन्वायरमेंट में स्पोर्स देख रहे हैं आप, तो ये स्पोर्स ओपन फ्लास्क के अंदर इजीली एंट्री मार गए। क्यों? क्योंकि अभी भी गर्म किए थे, वहां से खुशबू आई थी, समझ लीजिए, और वहां पर नमी मिला, वहां पर भोजन मिला, देखो वेजिटेबल्स, मटन सब मिला दिए हो, सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, सबको सड़ा देते हैं ना। इन सबको डाल दिया आपने, गर्म किया, गर्म करके छोड़ दिया, खुला था, तो सारे स्पोर जो इन्वायरमेंट में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे, अटैक कर दिए, उनको जैसे ही भोजन मिला टूट पड़े उसके ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फूड। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो पार्टी बन गया, ये पूरा मटन, पूरा सब्जी, पानी सब मिल रहा है उनको। ठीक है, जबकि दूसरे में अटैक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सील बंद था भाई, ये सील बंद था, तो कैन नॉट एंटर, कैन नॉट एंटर, यहां पर एंटर कर गए, समझ में आया ना। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सील्ड जार को अंदर नहीं जा पाए, इसलिए अंदर ग्रो नहीं कर पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है। और जार ए में देखिए ओपन था, उसके अंदर चले गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए। तो स्प्लांजिनी साहब का कहना है कि यदि इस नॉन लिविंग से, कि यदि इस नॉन लिविंग से लिविंग बना होता, देखिए भाई, इस नॉन लिविंग से यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना होता, तो यहां भी तो नॉन लिविंग था, यहां भी बन जाना चाहिए ना, यहां जैसे बना है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना है, बल्कि लिविंग से लिविंग बना है। और लिविंग कहां पे था? इन्वायरमेंट में, खुले वातावरण में था। देख लीजिए, स्प्लांजिनी सील्ड द नेक ऑफ द फ्लास्क कंटेनिंग इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मतलब मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। मिक्सचर में क्या क्या था? यहां पर वेजिटेबल्स था हमारे पास, प्लस मीट को मिक्सचर बनाया, पानी में डाल दिया, गर्म किया उसको, सो दैट इवन एयर कुड नॉट एंटर इनसाइड। इस तरीके से सील किया गया एक फ्लास्क को
कि उसके अंदर एयर एंट्री नहीं कर सकता। अगला देखें, ही बॉइल्ड द इन्फ्यूजन फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए गर्म किया, एंड लेफ्ट इट फॉर मेनी डेज, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। 4 घंटे इसलिए गर्म किया ताकि अंदर की सारी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो पहले से रही होंगी मर जाएं। He found that under such condition no living organism appeared even after long period. फ्लास्क वाले के अंदर, सील्ड वाले के अंदर ना, सील्ड वाले के अंदर में किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता हुआ हमको नहीं दिखा। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहां बोल रहे हैं, इन सील्ड फ्लास्क, सील्ड फ्लास्क के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हिम एयर कैरीड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स हुई जर्मिनेट व्हेन गेट मॉइस्चर एंड फूड। इनका कहना था कि जो हवा में उड़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको जब मॉइस्चर और फूड मिलता है तभी ग्रो करते हैं, और मॉइस्चर और फूड तो आपको फ्लास्क नंबर 1 में ही अवेलेबल हो पाएगा, फ्लास्क नंबर 2 में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के अंदर की जितनी भी मटेरियल थी बाहर तो आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि पूरा एयर टाइट है, अच्छे से सील्ड है वो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी? हाँ या ना? चलिए, ये हो गया हम लोग का सेव। एक बार फिर यस करके भेजें, समझ में आया तो जल्दी। चलिए ठीक है, अब आते हैं बायोजेनेसिस के तीसरे एक्सपेरिमेंट पर। तो यहां पर नॉन लिविंग से लिविंग बना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बोल रहे हैं, गलत है ये। अगर ऐसा होता तो दोनों में बनता, पहले में तो बन रहा है, दूसरे में भी बन जाता, इसका मतलब लिविंग से लिविंग बना है। लिविंग कहां पे था, इन्वायरमेंट में स्पोर के रूप में घूम रहा था। अगला हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, पास्चर एक्सपेरिमेंट। द रिमेनिंग डाउट वेयर क्लियर्ड बाय लुइस पास्चर। बाकी जो भी थोड़े बहुत डाउट थे जीवन की उत्पत्ति को लेकर के, वो किसने क्लियर किया, लुइस पास्चर साहब ने क्लियर कर दिया। इनका समय कब था, 1822 से 1895 लगभग, वही 1900 के आसपास का समय, आसपास बोल रहा हूं ना मैं, याद रखना, पहला 1700 फिर 1800 फिर 1900, तो 100 साल के अंतराल में लगभग लगभग इनका एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो जो भी डाउट थे, वो डाउट क्या थे ये बता रहा हूं मैं, देखिए कि रेड्डी और स्प्लांजेन का कहना है कि जीव से जीव बना है, जबकि ए बायोजेनेसिस थ्योरी वालों का कहना है कि निर्जीव से जीव बना है। तो इन दोनों के क्लियर को, दोनों के कंफ्यूजन को ये अच्छे से क्लियर कर देंगे। देखो, ये भी एक्सपेरिमेंट को 2 सेट में करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये एक फ्लास्क लेते हैं, और फ्लास्क जो रहता है कैसे, देखिए ये फ्लास्क तो ऐसे रहता है, बहुत सीधा है ना, ऐसे रहता है फ्लास्क। उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिया, 2 फ्लास्क लिया था, मैं बस एग्जांपल समझा रहा हूं यहां पर। 2 फ्लास्क लिया था, एक फ्लास्क के टोटी को काट दिया, उसके नेक, गर्दन को, ठीक। दूसरे फ्लास्क क्या किया, थोड़ा यहां पर गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको मोड़ दिया, देख लीजिए मुड़ गया ऐसे, फिर यहां गर्म किया और फिर एक बार मोड़ दिया ऐसे, हो गया। तो गर्म, 2 जगह पे गर्म किया उसकी टोटी को और मोड़ दिया। आप ये समझ लेना कि ये फ्लास्क जो है सर कांच का है क्या, जरूरी नहीं है कांच का हो, प्लास्टिक का भी हो सकता है, जिसको हल्का से गर्म करो और मोड़ लो। समझ में आया ना? तो ये मोड़ दिया, अपने से तैयार किया, कहने का मतलब। तो 2 सेट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले सेट में मुड़े हुए गर्दन वाले फ्लास्क ले रहे हैं, और दूसरे सेट में गर्दन को कट कर दे रहे हैं और फ्लास्क ले रहे हैं। मुड़े हुए गर्दन वाले को, अगर आप लोग देखे होंगे, स्वान, स्वान जानते हो, स्वान यानी कि हंस होता है, बदक नहीं होता, डक यानी बदक होता है। अब देखिए, अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, ये बदक है, ठीक। लेकिन मैं अगर स्वान की बात करूं, ध्यान से देखिए कैसे दिखते हैं, ये स्वान। अंतर दिख रहा है दोनों में, गर्दन किसका बड़ा है बताओ तो, स्वान का।
तो स्वान के गर्दन जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये भी देखो तो मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसीलिए इस प्रकार के फ्लास्क को स्वान नेक फ्लास्क कहा गया। स्वान यानी कि हंस, डक यानी कि बदक। हंस जो होते हैं, स्वान होते हैं, राजाओं महाराजाओं के घरों में जो तालाब हुआ करते थे वो उनको रखते थे। तो ये कहने का मतलब एक प्रकार के रजवाड़े लोगों के पालतू चिड़िया हुआ करते थे जो उनकी तालाब की शोभा बढ़ाते थे, है ना। बदक तो गली के कीचड़ में पड़े होते हैं भाई, इसलिए तो लोग क्या नाम देते हैं अपने बच्चों का नाम, हंसराज देते हैं, कभी बदक राज नहीं देते, याद रखना। क्योंकि बदक एक लोकल क्वालिटी का बर्ड्स है और हंसराज यानी कि हंस उच्च क्वालिटी का एक प्रकार का बर्ड्स है। क्लियर है। चलिए, तो इस फ्लास्क को क्या बोला गया, स्वान नेक फ्लास्क। देखो, जबकि एक है ओपन फ्लास्क, ये काट दिया गया, उसको कट कर दिया गया तो ओपन फ्लास्क। दो एक्सपेरिमेंट है, दोनों में एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मिक्सचर को दोनों फ्लास्क के अंदर भरा, ये मिक्सचर था, थोड़ा सा रुक जाए, ये मिक्सचर को इसके अंदर भर दिया, ये मिक्सचर था। मिक्सचर में क्या था बताइए, शुगर, ईस्ट पाउडर और लगभग आधा फ्लास्क पानी। ये शुगर यानी कि शक्कर समझ लीजिए और ईस्ट का पाउडर मिला दिया और आधा फ्लास्क पानी डाल के घोल करके फ्लास्क के अंदर भर दिया। भरने के बाद दोनों एक्सपेरिमेंट को साथ साथ करना समझ लीजिए। अब बर्नर की सहायता से उनको गर्म किया, दोनों को गर्म किया, ठीक है, दोनों को बॉयल किया, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया। क्यों गर्म करते हैं, गर्म करने पर अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से जीवित फॉर्म में थे सारे के सारे मर जाएं, ताकि अंदर स्टेलाइज्ड हो जाए मीडियम, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई संदेह पैदा ना हो। बहुत गर्म किया, गर्म करने के बाद इसके अंदर से भाप निकला होगा, स्टीम निकला होगा, देख लीजिए, ये भाप निकला होगा, ये स्टीम। भाप निकलते तक गर्म किया, इसका मतलब इतना गर्म हो गया कि अंदर बहुत बॉयल हो चुका है, तो अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मारा जाए, ठीक। और उसको गर्म करने के बाद छोड़ दिया, कुछ दिन छोड़ दिया। कुछ दिन छोड़ने के बाद जब जाके स्टडी किया तो हम बारी बारी से देखते हैं क्या होता है। पहले जो स्वान नेक वाला था उसमें देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए तो। अब एक चीज देखिए, पहले मैं इसको सेव करता रुकिए ना, नहीं तो मिट जाएगा फिर। जब वो गर्म किए होंगे, इमेजिन करिए आप लोग, जब गर्म किए होंगे पूरा मटेरियल सॉल्यूशन भाप बन के उड़ रहा होगा, ऐसे करके यहां से भाप निकला होगा। जब भाप निकला होगा तो कुछ भाप तो पानी के रूप में यहां भी जम गया होगा, गर्दन वाले भाग पर, टोटी वाले भाग पर, यहाँ पर मुड़े हुए गर्दन में, तो वहां भी थोड़ा जमा देते हैं। चलिए, ये कुछ भाप यहां भी जम गया होगा, ये देखिए पानी के रूप में यहां भर के, देखिए ये इतना। जबकि सेकंड वाले में कोई भाप पानी के रूप में कहीं पर जमा होगा क्या, जो भाप निकला था उड़ गया वो, और जो जमा होगा नीचे होगा, ठीक है, कोई यहां पर मुड़ी हुई गर्दन तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब बॉयल किया गया, बॉयल करने पर ठंडा किया गया और यहां पर भाप जमा है, बोल रहा हूं मैं, ऊपर वाला में देख लीजिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये वहां पर मॉइस्चर और फूड मटेरियल समझ लीजिए, यहां से जितना फूड मटेरियल यहां पर भाप बन के यहां पर आए थे वो सब यहां पर जम गए हैं, पानी भी है, मॉइस्चर है, नमी है, फूड है। तो जो स्पोर्स ऊपर में उड़ रहे थे, जितना भी स्पोर्स ऊपर में उड़ रहे थे, हवा में थे, अब वो स्पोर्स उधर आकर्षित होंगे ना, भोजन तरफ, मॉइस्चर तरफ, बिल्कुल आकर्षित होंगे, आगे आगे यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिए, पूरा ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक। जब यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तो मुड़ी हुई है और दूसरा उनको न्यूट्रिशन यहाँ मिल जा रहा है, तो इधर कैसे करके जाएंगे, उड़ते हुए तो जा नहीं पाएंगे इधर,
इधर तो अभी मॉइस्चर में है, पानी में है, यहाँ ग्रो कर रहे हैं तो इधर नहीं जा पा रहे हैं, तो अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर में यहां पर ग्रो कर रहा है, यहां ग्रो कर रहा है, जबकि अंदर में फ्लास्क के अंदर में नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ग्रो नहीं कर रहा है, यहां पर ग्रो नहीं कर रहा है। जबकि सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट के सेटअप में देखिए आप, गर्म करने के बाद जब खुला छोड़ देते हैं तो जो भी स्पोर्स खुले वातावरण में होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, पूरा पार्टी है उनके लिए। तो कहां पे देखिए, तो ये खुले फ्लास्क में अंदर पूरा जो भी मिक्सचर भरा हुआ था, शुगर भरा हुआ था, ईस्ट पाउडर भरा हुआ था, पूरा बॉइल करके उनके लिए पार्टी बन गया, भोजन बन गया, मॉइस्चर बन गया, तो डायरेक्ट वहां पर अटैक किए, टूट पड़े, उसके ऊपर जाके ग्रो किए। जब जाके ग्रो किए, देखिए यहाँ पर ढेर सारे माइक्रोनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये दिखेगा आपको ऐसे, ये बताइए यदि, तो उस समय अगर ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद देखिए इसके अंदर नो बैक्टीरिया बोला है ना पहले वाले में, अंदर में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करना है, जबकि सेकेंड वाले में नीचे में देखिए कंटामिनेटेड मीडिया बोल रहा है, मीडियम इन्फेक्शन हो चुके, वहां पर बैक्टीरिया आ चुके। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय लुईस पास्चर साहब क्या सोचे होंगे कि ये अंदर जो ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया इस निर्जीव नॉन लिविंग पदार्थ की वजह से बने होते तो यहां भी तो नॉन लिविंग था, यहां भी तो बना होता, केवल यहां क्यों बना, केवल ऊपर में क्यों बना, अंदर भी बना होता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये जो मिक्सचर था कैसा था, नॉन लिविंग था। मिक्सचर कैसा था, नॉन लिविंग था। भाई पानी, शक्कर और ईस्ट का पाउडर सब नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग था। लेकिन आखिरी में लिविंग जो बन रहे हैं वो अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट यानी कि खुले फ्लास्क में अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे ग्रो कर रहे हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता, यहां भी तो नॉन लिविंग मटेरियल था, यहां भी बना होता ना, लेकिन यहां क्यों ग्रो नहीं किया, केवल ऊपर में ही क्यों ग्रो किया? ऊपर में इसलिए ग्रो कर पाया क्योंकि वो स्पोर के रूप में इन्वायरमेंट से आया था और वहीं पर भोजन पानी मिला, व्यवस्था यहां हो गई तो रुक गया वहीं पर, आगे नहीं बढ़ा वो। जबकि यहां जो बाहर में स्पोर था इन्वायरमेंट में, वो डायरेक्ट अंदर एंट्री कर गया क्योंकि वहां पर गर्दन जैसी कोई स्थिति नहीं थी। इसका मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं ये लिविंग से बने हैं कि नॉन लिविंग से बने हैं? इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार लिविंग से बने हुए हैं, और लिविंग कहां पे है, इन्वायरमेंट में है। समझ में आया ना? तो लुईस पास्चर साहब सीधा क्या कहना चाहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसी लिविंग से हुई है जो कि इन्वायरमेंट में स्पोर के रूप में पहले से मौजूद था। उसको जैसे ही मॉइस्चर मिला, नमी मिला, भोजन मिला, ग्रो करना शुरू कर दिया। अगर इस नॉन लिविंग से बना होता ये ऑर्गेनिज्म तो ये भी नॉन लिविंग था, यहां भी बन गया होता, लेकिन वहां नहीं बना। इसका मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसी और जगह से हुई है, बाहर से आए थे, इन्वायरमेंट से आए थे। चलिए मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देखिएगा। He kept a mixture of sugar and yeast powder in a flask and filled about half of it with water. पानी, आधा फ्लास्क पानी और शुगर और ईस्ट पाउडर को मिला दिया उन्होंने। He then softened the neck of the flask and dragged it out in the shape of S. उन्होंने एक फ्लास्क लिया प्लास्टिक का, उसको एस आकार में गर्म करके मोड़ दिया, स्वान नेक जिसको बोल रहा हूं मैं। The contents of the flask were boiled till strong current of steam rushed out from the side tube. और तब तक गर्म किया, तब तक गर्म किया जब तक कि वहां से अंदर से बहुत गर्म वाला हवा बाहर ना आ जाए। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ स्टीम, बहुत गर्म वाला हवा बाहर ना आ जाए, तब तक उसको गर्म किया। ऐसा करने पर अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, जो पहले से मौजूद होंगे, मर जाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से स्टलाइज हो जाएगा। ठीक, साइड ट्यूब बोला है मतलब वो ऊपर से ये भाप के रूप में निकलेगा। तब आफ्टर दिस
द फ्लास्क वाज कूल्ड, उसके बाद फ्लास्क को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया गया. इट वाज नोटेड दैट contents of the flask remain unchanged even after many days, but when the neck of the flask was cut off, the solution of the flask soon showed thick growth of microorganism. जो स्वान नेक टाइप का जो फ्लास्क था उसके अंदर किसी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं की बोल रहा है. क्या बोल रहा है, इट वॉज नोटेड दैट द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क, कौन से फ्लास्क की बात कर रहा है, स्वान नेक, स्वान नेक, इस फ्लास्क की बात कर रहा है. रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर मेनी डेज, कई दिन बाद देखने पर भी इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे. बट व्हेन द नेक ऑफ द फ्लास्क वाज कट ऑफ, द सॉल्यूशन ऑफ द फ्लास्क सून शोड थिक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन जब किसी कटे हुए फ्लास्क को में से गर्म करते हैं और देखते हैं तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत ग्रो करते हैं, दिखते हैं. तो कैसे करके पहुंचा, तो उनका यह आइडिया था कि ये बाहर से आए थे, सब उसी नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं बने थे, लिविंग से लिविंग बने थे. देख लीजिए, दिस कुड बी एक्सप्लेन प्रिज्यूमिंग दैट, वो क्या क्या कहते हैं, देखिए, एयर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हवा में क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हिच इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या बोल रहा है, कुड नॉट रीच द सॉल्यूशन ऑफ द फ्लास्क, पहले केस में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्पोर्स अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कि बीच में ही उनको खाना पीना मिल जा रहा है. ठीक, एंड वेयर रिटेन्ड इन इट्स कर्व नेक, और वो कर्व नेक में ही भोजन मिलने की वजह से वहां रुक जा रहे हैं. वेयर एज इन द सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया केम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सेकेंड केस में बैक्टीरिया जो डायरेक्ट अंदर घुस जा रहे हैं और वहां पर ग्रो कर रहे हैं. इसका मतलब जीवन कहां से बना, किसी जीवित से बना है, वो कहां पे था, वो इन्वायरमेंट में था. ठीक है, तो इतना करने के बाद कुछ चीजों को क्लियर करते हैं, कौन, पास्चर साहब. क्या कहते हैं, देखिए, कि उनका कहना यह है कि ठीक है, दो ग्रुप है साइंटिस्ट का, कि पहला ग्रुप बोलता है कि ए बायोजेनेसिस थ्योरी सही है, दूसरा ग्रुप कहता है कि बायोजेनेसिस थ्योरी सही है. पहला देखिए, मैं आपको दिखा, आज जो हमने पढ़ा पहले, ये ए बायोजेनेसिस थ्योरी पढ़ा था, जिसको आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या ऑटोजेनेसिस थ्योरी कहते हो. ठीक, तो कुछ लोगों का कहना है ए बायोजेनेसिस थ्योरी सही है, जिसको अब क्या बोलते हो, किस नाम से जानते हो, स्पॉन्टेनियस थ्योरी. ये, और कुछ लोगों का कहना है कि बायोजेनेसिस थ्योरी सही है, बायोजेनेसिस थ्योरी सही है. ध्यान से देखिएगा कैसे दोनों की कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं लुईस पास्चर साहब. ए बायोजेनेसिस थ्योरी में क्या बनता है, किससे क्या बनता है, नॉन लिविंग से लिविंग बनने की बात करते हैं, और बायोजेनेसिस में लिविंग से लिविंग बनने की बात करते हैं. ठीक है, तो पहले में निर्जीव से जीव बनने की बात करते हैं, दूसरे में जीव से जीव बनने की बात करते हैं. तो लुईस पास्चर साहब कैसे डाउट क्लियर करते हैं, देखिए, कि भाई सबसे पहले क्या हुआ होगा, जब पहली बार जब पृथ्वी बनी होगी उस समय तो जीवन नहीं था, तो उस समय जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होंगे, जो भी केमिकल्स होंगे, ये केमिकल मान लीजिए, ये केमिकल है, पृथ्वी पर कोई केमिकल थे, मान लीजिए ये केमिकल थे, तो ये केमिकल तो नॉन लिविंग थे ना भाई, नॉन लिविंग. तो पास्चर साहब का कहना है कि सबसे पहली बार जो जीवन बना होगा ना, वो केमिकल के आपस में फ्यूजन से सबसे पहला लाइफ बना होगा, फर्स्ट लाइफ. तो फर्स्ट लाइफ बना होगा, मान लीजिए कोई ये तो फर्स्ट लाइफ कैसे करके बना, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहा हूं, आगे रुको ना, यहां कर दे रहे हैं. ये जो फर्स्ट लाइफ बना कैसे बना, नॉन लिविंग केमिकल के फ्यूजन से बना हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोसेस ए बायोजेनेसिस है, स्पॉन्टेनियसली बना हुआ है.
ये बायोजेनेसिस यानी कि स्पॉन्टेनियसली। और उसके बाद जब एक लाइफ बन गया, अब इस लाइफ में अब ये लिविंग हो गया सेकंड नंबर वाला। अब देखिए भाई, ये तो पहला वाला तो नॉन लिविंग था, केमिकल तो नॉन लिविंग है ना, और फर्स्ट लाइफ क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो यहां पर देखिए नॉन लिविंग से क्या बन गया, लिविंग बन गया, ये लिविंग बन गया। अब पाश्चर साहब का कहना है कि पहला जो जीवन बना होगा वो नॉन लिविंग से बना है, लेकिन उसके बाद जितना जीवन बने हैं, जितना भी जीवन बने हैं वो इसी लिविंग से ही बने होंगे। जितना भी बने होंगे इसी से ही बने होंगे। ये जो भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने होंगे सब लिविंग से ही बने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, है ना, ये हमारे लुईस पाश्चर साहब कह रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहला जीवन एबायोजेनेसिस तरीके से हुआ है, और बाकी उसके बाद जो बना, जो भी इवोल्यूशन हुआ, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ, वो किसी जीवित से ही बने हुए हैं सब, यानी कि क्या कहलाएगा, ये बायोजेनेसिस। क्योंकि आज का अर्थ देखो, आज की पृथ्वी देखो, चारों तरफ जीवन विकसित हो रहा है, भरपूर तरीके से चल रहा है, सब तरफ जीवन लहलहा रहा है बोलता हूं मैं तो। लेकिन सबसे पहली बार जो जीवन बना होगा तब तो कुछ नहीं था, पहली बार बना होगा तब केमिकल से बना होगा। तो पहला ए बायोजेनेसिस थ्योरी था, सबसे पहला ए बायोजेनेसिस थ्योरी सही होगा, नॉन लिविंग से लिविंग बना होगा। और जब पहली बार जीवन बना होगा, अब वहां से जीवित बने होंगे, धीरे धीरे करके उसमें इवोल्यूशन हुआ होगा, अलग अलग मॉडिफिकेशन हुआ होगा, फिर अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म बने होंगे। ठीक है ना, ये ऑल लिविंग ऑफ प्रेजेंट डे, वर्तमान समय पर जो हमारा पृथ्वी है उसमें जितने भी लिविंग हैं ये सब पहले जो लिविंग बना था उससे बने होंगे। अब पहला लिविंग किससे बना होगा, किसी नॉन लिविंग से बना होगा। यानी कि लुईस पाश्चर साहब ने एबायोटिक और बायोटिक दोनों थ्योरी देने वालों को संतुष्ट कर दिया। बोला कि एबायोजेनेसिस थ्योरी भी सही है, सबसे पहली बार जीवन इसी से बना होगा, और बायोजेनेसिस थ्योरी भी सही है कि जब पहला जीवन बन गया उससे बाकी जो जीवन बने बायोजेनेसिस थ्योरी से बने, बायोजेनेसिस तरीके से बने। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? देखिए, पाश्चर एक्सपेरिमेंट रिवील्ड, पाश्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में खुलासा किया कि ओनली दैट द लाइफ कैन नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली अंडर कंडीशन दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ टुडे। आज जो पृथ्वी पर जीवन देख रहे हो ये सब केवल केवल स्पॉन्टेनियसली, यानी कि एबायोजेनेसिस सब नहीं बने हैं, सब के सब एबायोजेनेसिस से नहीं बने हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब एबायोजेनेसिस। ठीक है, ये सब नहीं बने आज वर्तमान में जो पृथ्वी देख रहे हो। हाँ, शुरू के पृथ्वी में बना था जरूर, अभी नहीं बने हैं सब। ठीक, अगला क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑन द प्राइमेबल अर्थ बिलियन ऑफ ईयर एगो, बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन साल पहले अगर मैं बात करूं तो 3.5 बिलियन ईयर एगो जीवन की उत्पत्ति पहली बार हुई ना। वेयर एस्योर्डली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट कंडीशन, आज की स्थिति में जो हमारा पृथ्वी है, और 3.5 अरब साल पहले देखो तब की पृथ्वी अलग थी। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन का पहला जो ऑर्गेनिज्म बना होगा, पृथ्वी में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो बना होगा वो सिंपल होगा, वो एकदम सिंपल, अपियर्ड एज सिंपल सेल्फ डुप्लीकेशन पार्टिकल, बहुत सबसे सिंपल होगा, खुद से डुप्लीकेट करने की ताकत रखता होगा, अपना कॉपी बनाने की ताकत रखता होगा। एंड माइट हैव अराइजन स्पॉन्टेनियसली, और वो पहला जो सिंपल प्रकार का ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो सबसे पहले अपने आप सेल्फ डुप्लीकेशन करके सबसे पहले तो एबायोजेनेसिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली अपने आप को बनाया होगा, सबसे पहला एक बना होगा, ये एबायोजेनेसिस तरीके से अपने आप को बनाया पहले। फ्रॉम केमिकल इन एनिमेट सब्सटेंसेस, इन एनिमेट सब्सटेंसेस मतलब जो निर्जीव केमिकल पड़े हुए हैं, निर्जीव पदार्थ जो पड़े हुए हैं, निर्जीव पदार्थों
कि आपस में मिलने से सबसे पहले सिंपल प्रकार का एक ऑर्गेनिज्म बना होगा, और वो तरीका था एबायोजेनेसिस तरीके से बना होगा। और जब ये बन गया उसके बाद फिर सेल्फ डुप्लीकेशन करके, बायोजेनेसिस मतलब यहां पर सेल्फ डुप्लीकेशन था, सेल्फ डुप्लीकेशन करके खुद का गुणन करके टूट टूट करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। तो आज देख पा रहे हो कि इतने सारे पूरी दुनिया में 17 से लेकर 18 मिलियन 17 से लेकर 18 करोड़ प्रजातियां यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, 17 से 18 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने दोनों वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत किया। शुरू वाला ऑर्गेनिज्म, पहला ऑर्गेनिज्म एबायोजेनेसिस थ्योरी से बना होगा, और उसके बाद जो बने होंगे सब बायोजेनेसिस थ्योरी से बने होंगे, उस तरीके से बने होंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का कहानी। हमने आज क्या क्या पढ़ा देखिए, तो हमने पढ़ लिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि एबायोजेनेसिस यानी कि ऑटोजेनेसिस थ्योरी, और पढ़ लिया बायोजेनेसिस थ्योरी में रेड्डी एक्सपेरिमेंट, स्प्लांजिनी एक्सपेरिमेंट और पास्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक, और इस लेक्चर के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लेंगे। 5 क्वेश्चन दिया गया है, अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन के आंसर को बताया जाएगा। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए, ताकि आप अपने आप को अगले लेक्चर में चेक कर पाओ कि आप कितना सही हो कितना गलत हो। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।